बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 से क्वेश्चन आंसर। वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, इसके पहले हमने किया था पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे का सारांश। हमने समझा था इस पाठ को पूरे शब्दार्थ के साथ। अब आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ। बच्चों, यहाँ लिखा है सोचो। तो आपको क्या सोचना है? ये जो लाइनें दी गई हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर आपको सोचने हैं। फर्स्ट नंबर है बच्चों, देखिए, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? तो इसका उत्तर है बच्चों, कुम्मी के हाथ जो किताब आई है वह कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी बच्चों, वह बहुत सदियों पहले छपी होगी, क्योंकि वह उसके दादाजी की पुस्तक है। और वह पुस्तक उस समय की है यह पता नहीं, यह पुस्तक तो उसके पहले की भी हो सकती है। इसलिए कुम्मी की हाथ जो किताब आई थी वह उसके दादाजी की थी और वह सदियों पहले छपी थी। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो बच्चों, रोहित जो था उसने अपने दादाजी की पुस्तक पाई थी और कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। तो आपको क्या लगता है कि पुस्तकें बेकार जाती होंगी? तो इसका उत्तर है नहीं, सचमुच में ऐसा नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने के बाद दोबारा उसे पढ़ सकते हैं और एक के बाद दूसरे कक्षा के लोग भी उस किताब को पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ने के बाद कोई भी पुस्तक बेकार नहीं जाती है। तो सचमुच में तो ऐसा ही होता है बच्चों, क्योंकि क्या हम जो किताब को एक बार पढ़ते हैं क्या वो दोबारा और नहीं पढ़ सकता? तो बिल्कुल पढ़ सकता है। उस एक बार पढ़ा, फिर जब उस कक्षा में और बच्चे पास होकर आते हैं तो फिर उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों कि आप इसको स्वयं से करेंगे, लेकिन मैंने भी अपना यहाँ पर ओपिनियन दिया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होता है। देखिए बच्चों, मेरे हिसाब से तो हम कागज के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेंगी और उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं और बिना नेटवर्क के भी पढ़ सकते हैं। यदि हम मशीन ले जाएं तो हमें उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कागज के पन्नों को पढ़ने के लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कागज के पन्नों को हम एक बार खरीद लें तो जब तक उसके पन्ने फटेंगे नहीं तब तक हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों। प्रश्न नंबर 4, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। कहने का अर्थात है कि हम अपने टाइम में कागज की पे छपी हुई चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कागज पे, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले किन किन चीजों पर लिखावट होती थी, छपाई होती थी। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखिए। उत्तर नंबर 4, कागज के पहले
की छपाई पत्थर पर, पत्तों पर, धातु पर, भोजपत्र पर और लकड़ी पर होती थी। बच्चों पत्थर पे तो लिखे जाते थे, ठीक है बच्चों, खुदाई के द्वारा या फिर स्याही से। पत्तों पर लिखे जाते थे, धातु के लेयर बनते थे, शीट बनते थे। भोजपत्र ये एक तरीके का पत्ता होता है बच्चों, उस पर लिखा जाता था और लकड़ी पर भी छपाई का कार्य किया जाता था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं? यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि तुम किसकी मदद से पढ़ना चाहोगे, या अध्यापक की मदद से या मशीन की मदद से? तो आप इसको खुद करेंगे। और आगे है, दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं? तो बच्चों दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता कहने का अर्थात है कि आसानी, और कठिनाइयां मीन्स क्या क्या परेशानियां होती होंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है बच्चों, उत्तर नंबर 5, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूंगी। और क्या सरलता और क्या कठिनाइयां आती है? देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर पॉइंट है, अध्यापक बच्चों से सामंजस्य मीन्स रिलेशन, ठीक है बच्चों, स्थापित करते हैं और उन्हें अपनापन देते हैं, जिससे कि बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है। परंतु कभी-कभी अध्यापक की बात बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो बच्चों देखिए, सरलता क्या हुई, सामंजस्य स्थापित करते हैं, अपनापन देते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और कठिनाइयाँ क्या आई कि कभी-कभी अध्यापक की बात बच्चों को समझ में नहीं आती है। अब उसी प्रकार मशीन से क्या आसानी है और क्या कठिनाई, आइए देख लेते हैं। इसमें है, मशीनी तकनीक से पढ़ाई में आसानी तो होती है पर मुश्किल भी होती है। मशीन से सभी विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मशीन तो मशीन है, वह कभी भी खराब हो सकती है। इजी का अर्थात है कि इजी वे में क्या आया कि कोई भी जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हमें किसी के पास इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। ओके, उसके बाद लेकिन मशीन तो मशीन है, मशीन तो खराब हो जाती है। तो ये है दोनों पॉइंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, वे दिन भी क्या दिन थे। ये है हमारे चैप्टर का नाम और इससे जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। कहने का मतलब है कि आपको बताना है कि ये जो शब्द है, वे दिन भी क्या दिन थे, आप अपने किस दिनों को डेडिकेट करना चाहेंगे। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, देखिए बच्चों, यहाँ है, वह दिन भी क्या दिन थे से उत्तर, जब हम अपने बालपन में थे तो वही दिन हमारे लिए सबसे अच्छे थे। बालपन कहने का मतलब बचपन में थे, हम जब अपने बचपन में थे तो वही दिन हमारे लिए सबसे अच्छे थे, क्योंकि उसी समय सभी हमसे बहुत प्यार करते थे और हमारी सभी मांगे पूरी होती थी। इसलिए कभी कभी यह लगता है कि वे दिन भी क्या दिन थे, तो हम लोग यही सोचते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे। तो इसका उत्तर तो यही होगा बच्चों, लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो आप इसका उत्तर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट है, कल, आज और कल। इससे है, कहने का मतलब कल, बीता हुआ कल, हमारा पास्ट। ओके, उसके बाद है आज। आज का मतलब जिसमें हम जी रहे हैं, प्रेजेंट। और इस कल का मतलब है आने वाला कल,
मीन्स हमारा फ्यूचर। ओके बच्चों, तो इस कल में और इस कल में आप कंफ्यूज ना होना। इस कल का अर्थ है पास्ट, जो बीत गया, और इस कल का अर्थ है फ्यूचर, आने वाला कल। तो ये देखिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है। मतलब कि वे दिन भी क्या दिन थे, 1967 में छपी थी। यह जो कहानी थी 1967 में छपी थी, और सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीजें कैसी होंगी। तो हमें कल्पना करना है बच्चों, उस समय 1967 में कल्पना की गई थी कि स्कूल में अध्यापक की जगह मशीनें ले लेंगी। ठीक है, तो अब तुम भी यह कल्पना करो कि ये जो सारी चीजें दी गई हैं, पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, ये सब उस समय कैसे काम करेंगी। ठीक है, हमें यह पता लगाना है अपनी कल्पना के अनुसार। तो देखिए, मैंने उत्तर बनाया है बच्चों, क्या वह सही है? अगर आपको सही लगे तो कमेंट में ज़रूर करके लिखना कि हाँ बिल्कुल सही है, और अगर गलत लगे तो आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर बताना बच्चों। ओके, देखिए बच्चों, उत्तर है पेन बहुत सालों बाद बिना इंक वाले होंगे। जैसे पेन है हमारा, पेन वह कैसा होगा, बहुत सालों बाद पेन बिना इंक वाले होंगे, केवल रेज के द्वारा शब्द लिखे जाएंगे। रेज, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज ना होना आप, RAYS वाले रेज, किरणों के द्वारा केवल लिखे जाएंगे बिना इंक के। तो क्या मैंने सही सोचा है? घड़ी, घड़ी कैसे होंगे? घड़ी बिना बैटरियों के चलेंगी और हर समय स्वयं से समय बताएंगी। इसका कहने का मतलब घड़ियों में बैटरी नहीं होंगी, वह सोलर पावर, सोलर एनर्जी से चलेंगे और खुद से हमें टाइम बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम, जैसे रोबोट कहते हैं ना, 1 2 3 4, उसी प्रकार ये टाइम बताएंगी। ठीक है, और जो भी ओकेजन हो उसको भी वह खुद ब खुद बताएंगी, घड़ियां। ओके, टेलीफोन की बारी आती है बच्चों। टेलीफोन क्या है? टेलीफोन और मोबाइल मनुष्य के मस्तिष्क के अनुसार कार्य करेंगे। जैसे मस्तिष्क के रक्त प्रवाह से ही टेलीफोन और मोबाइल सब समझ जाएंगे कि किसी फोन लगाना है, कहाँ बिजली का बिल देना है, वह स्वयं सब कर देंगी। जिस प्रकार हम अभी टच स्क्रीन से काम करते हैं, उस प्रकार हम केवल अपने माइंड से काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने क्रिश 3 मूवी में देखा था बच्चों, कि किस प्रकार काल जो रहता है वह अपना सारा काम माइंड से करता है। तो क्या मैंने सही सोचा है बच्चों? तो आप इस बात को कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। देखिए, टेलीविज़न, टेलीविज़न तब बहुत ही आधुनिक हो जाएंगे, केवल आवाज़ से चैनल बदल जाया करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इसका उत्तर आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। आपको भूतकाल में जाने के लिए कह रहे हैं कि अपने बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले, मीन्स पहले, भूतकाल में इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है, और वर्तमान में बताइए कि इनका कितना दाम है। तो इन चीज़ों के दाम पता करने हैं बच्चों। देखिए इसके उत्तर क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर है वस्तुओं के नाम 20 साल पहले और अब इनका दाम। मैंने ये चार्ट बनाया है। आलू का दाम पूछा गया है 20 साल पहले, तो 8 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब है इनका दाम 25 रुपए किलोग्राम, 25 रुपए पर केजी।
लड्डू पहले थे 100 रुपए किलोग्राम, अब है 200 रुपए किलोग्राम। शक्कर है 20 रुपए किलोग्राम, अब है 40 रुपए किलोग्राम। ओके बच्चों। दाल 60 रुपए किलोग्राम, 20 साल पहले दाम था इसका। ओके बच्चों, और अब है 160 रुपए किलोग्राम। चावल है 25 रुपए किलोग्राम 20 साल पहले, और अब है 50 रुपए किलोग्राम। अब प्रेजेंट का कॉस्ट 50 रुपए किलोग्राम, 50 रुपीज पर केजी। दूध का दाम था पहले 20 साल पहले 20 रुपए किलोग्राम, और अब है 45 रुपीज किलोग्राम, मीन्स 45 रुपीज पर लीटर। ओके बच्चों। क्वेश्चन है नंबर 3। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। मीन्स हमारे क्या क्या पर्पस है। उद्देश्य का मतलब किन किन कार्यों के लिए क्या पर्पस है। सार्वजनिक कहने का मतलब है पब्लिकली, और व्यक्तिगत कहने का मतलब है पर्सनली। तो पर्सनली हम क्या का यूज़ करते हैं बच्चों? पढ़ने के लिए, बिजली बिल के लिए, लिस्ट बनाने में, ऑनलाइन कार्यों में, टिकट करने के लिए। ओके। और सार्वजनिक मीन्स पब्लिकली क्या करते हैं? अस्पताल में यूज़ होता है कंप्यूटर, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, एयरपोर्ट पर, परीक्षाओं में कहने का अर्थात है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स, वो अब ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। तो आप इसके आंसर सारे नोट कर लें बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 4th। तो देखिए 4th नंबर है कि जानकारी देने या लेने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने में के कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो ये सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको यही करना है कि आपको इस नीचे इसको क्लासिफाइड करना है। ओके बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन है जानकारी देने या लेने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं जिसका वर्गीकरण करके नीचे गई तालिका में लिखिए। वर्गीकरण मीन्स देखिए यहाँ पे इसको क्लासिफाइड करना है कि कौन सी जानकारी है और कौन सी भावना है, मीन्स फीलिंग्स है। ओके। तो देखिए जानकारी में आपको ये भी कहा गया है कि जानकारी भी बताना है, भावनाएं भी बतानी है, और संप्रेषण मीन्स कि कम्युनिकेशन एक तरफा है, दो तरफा है, और उसके लिए आपको एरो भी लगाने हैं। ठीक है, एरो लगाने, अगर एक तरफा है तो एक एरो का निशान आपको लगाना है, और दो तरफा है तो एरो के दोनों तरफ एरो का निशान आपको लगाना है इस प्रकार। तो जानकारी जो है यह संदेश है, रेडियो है, विज्ञापन है। ठीक है, जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? संदेश, रेडियो, विज्ञापन, मोबाइल, टीवी, फैक्स, इश्तहार, नोटिस, फोन। ठीक है बच्चों। तो संदेश जो होता है बच्चों वो एक तरफा होता है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ का हम निशान लगाएंगे। रेडियो जो है वो भी एक तरफा होता है, और विज्ञापन जो होता है बच्चों वो भी एक तरफा है, क्योंकि हम उसके बदले में विज्ञापन नहीं देते, उससे जानकारी लेते हैं। ये कम्युनिकेशन एक तरफा है। मोबाइल जो है बच्चों वह जो है वो दो तरफा है, क्योंकि मोबाइल में दो तरफ से लोग बात करते हैं और जानकारी मिलती है। टीवी एक तरफा है तो एक एरो। फैक्स जो है वो भी एक तरफा है, लेकिन ये दो तरफा भी हो सकता है। एक तरफ से फैक्स भेजा गया तो दूसरी तरफ से भी फैक्स भेजा जा सकता है। इश्तहार, इश्तहार मीन्स होता है बच्चों एड, तो ये है एक तरफा।
और नोटिस जो होता है, नोटिस एक तरफ से दी जाती है, तो ये भी एक तरफा है। और फ़ोन जो है वह है दो तरफा संप्रेषण, कम्युनिकेशन। फ़ोन पे दो लोग होते हैं और जानकारी का आदान प्रदान होता है। भावनाएं क्या है बच्चों? भावनाएं हैं अभिनय। अभिनय से, अपने एक्टिंग से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। नृत्य के हाव भाव से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मोबाइल, संदेश, तार और सांकेतिक भाषा, ये सारे एक तरफा हैं, इसमें एक एरो लगेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है तुम्हारी डायरी। तुम्हारी डायरी कहने का अर्थात है कि आपकी डायरी। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है, डू इट योर सेल्फ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। तो बच्चों आपको मार्केट से एक डायरी लानी है और अपने से खुद से जुड़ी हुई उसमें बातें लिखनी है। ठीक है, तो ये भी आपका स्वयं का कार्य है, आपको खुद से करना है। और नेक्स्ट है, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? तो आप क्या लिखना चाहेंगे बच्चों? तो इसको आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर मैंने लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए इसका उत्तर है, मैं अपने डायरी में अपने स्कूल के बारे में यह बताना चाहूँगा कि मेरा स्कूल देखने में कैसा है, मेरे कितने दोस्त हैं, कितने अध्यापक हैं और हमारे अध्यापक हम बच्चों को किस प्रकार कक्षा में संबोधित करते हैं और ज्ञान का प्रसार करते हैं, और कौन सा मित्र मेरा प्रिय मित्र है और कौन मेरी मदद करता है, यह सभी मैं अपने डायरी में बताना चाहूँगा। बच्चों नेक्स्ट है, दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। फिल्मों में क्या बदलाव आएगा बच्चों? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, इसका उत्तर है, फिल्मों में क्या बदलाव आएंगे? फिल्मों में बदलाव आएंगे जैसे कि फिल्में बहुत ही उबाऊ हो जाएंगी। गांव की हालत में क्या आएगा बदलाव? गांव शहरों जैसे हो जाएंगे। तुम्हारी परिचित किसी नदी में क्या होगा? तो नदी में बहुत ही पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा। शिक्षा प्रणाली बहुत एडवांस हो जाएगी, टेक्निकली बहुत ही प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट है, था, है और होगा। था मीन्स होता है भूतकाल, है का मतलब है वर्तमान, होगा का मतलब है बच्चों भविष्य काल। तो आइए इससे जुड़े प्रश्न देखते हैं। आसिमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, और फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है, तो इसका उत्तर थे में इसलिए इस्तेमाल हुआ है बच्चों क्योंकि यह कहानी जो है वह उस समय जी जा रही है, लेकिन यह कहानी भविष्य की है, इसीलिए इस कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क, जब मुझे बहुत डर लगा था मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। आपको एक एक्सपीरियंस बताना है कि जब वह बहुत छोटा था और उसको डर लगा था। इसका उत्तर आइए देख लेते हैं क्या है। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत डरपोक था। एक बार माँ मुझे घर में अकेले छोड़कर बाजार चली गई और साधु बाबा पैसे मांगने के लिए आ गए और दरवाज़ा खटखटाया। मैं डर गया और मैं डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ यही है। और अगर आपको अपना कुछ भी अपने से लगे तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको यह जो सेकंड नंबर दिया हुआ है ख, उसको खुद से करना है। उसको आप स्वयं लिखें, अपने बारे में जो आपको लिखना हो इसको खुद से करना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लिखा है अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना, वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ आपको लिखना है। ओके, तो हम लिखते हैं पैराग्राफ कि हम नानी के घर जाएंगे और क्या करेंगे। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे वाले में घटने वाली घटनाओं का वर्णन। पहले वाले में हमने थे का किया, इसमें किया मैंने वर्तमान के लिए, अब इसमें फ्यूचर के लिए हमें एक पैराग्राफ लिखना है जो कि हमारे आने वाले समय के बारे में बताएगी। ठीक है, ये बीते हुए अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। तो मैंने अनुच्छेद लिखा है बच्चों, पैराग्राफ देखिए, पढ़िए और उसको समझिए और अपने नोटबुक में उसको करिए। उत्तर नंबर ग है, मैं अगली छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी, वहां पर मैं बहुत ही मौज मस्ती करूंगी। मेरे नानी का घर नदी के किनारे से कुछ दूरी पर है। रोज नौका विहार करूंगी और बहुत ही मस्ती करूंगी। मैं अपने पुराने बचपन के दोस्तों से मिलूंगी और फिर मैं अपने पुराने दिनों को जीना चाहूंगी। इस मोबाइल की दुनिया से दूर होकर शांत उस वातावरण में अपने नानी और नाना के साथ अच्छे समय बिताऊंगी एवं नाना के साथ उनके हाथ में काम में हाथ बटाऊंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ और भी इसमें ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने बस इतना ही लिखा है। आपको जो जो लाइनें याद आए अपने से नानी के घर से जुड़ी हुई, आप यहाँ उसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो खत्म होता है हमारा यह प्रश्न और उत्तर का सिलसिला। आप इसे अपने नोटबुक में करें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी पाठशाला सोनिका रावत। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों वीडियो को देखने के लिए। फिर से आऊँगी आपके साथ वीडियो में चैप्टर 9 को लेकर। ओके बाय बच्चों।